भाई बहुत ठंडी लग रही थी प्लेन में। मैंने ब्लैंकेट मांगा तो ब्लैंकेट नहीं था। मैंने तो पहले वो जो बटन दबाया कि कोई आए, इस आधे घंटे तक कोई आया नहीं। तो भाई मैं देख रहा था स्क्रीन पे कि फ्लाइट डिलेड है। तो जब तक मैं पहुंचा भाई तो फ्लाइट पुराने टाइम पे निकल चुकी थी। तो बेसिकली ये ट्रिप मैं कर रहा था इंडिया से आइसलैंड। ये ट्रिप हो गया भाई इंडिया से इटली का। ये भाई ओल्ड स्टाइल ट्रेन है, डबल डेकर ट्रेन थी, ऊपर भी थी नीचे भी थी। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ बेसिकली फ़िलहाल तो अभी दुबई जा रहा हूँ एंड देन दुबई के बाद जो मेरी अगली प्लेन है वो बुडापेस्ट की एंड मैं बुडापेस्ट से मैं जाऊँगा आइसलैंड। तो बेसिकली जो ट्रिप होने वाला है वो आइसलैंड का होने वाला है और ट्रिप की शुरुआत की है मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से। अपने पिछले सीरीज़ में देखा हुआ कि मैंने अपनी नानी, मम्मी और बहन को लेकर गया था रशिया और उसके बाद एक नई ट्रिप का शुरुआत कर रहा हूँ। उनको मैं दिल्ली छोड़ दिया और मैं निकल रहा हूँ। मतलब 3 दिन पहले मैं आया था दिल्ली और 3 दिनों के बाद मैंने ट्रिप स्टार्ट की है। तो ये है भाई मेरा 21A। मैं जा रहा हूँ अभी एयर इंडिया से दुबई, देन फ्लाई दुबई से मैं जाऊंगा बुडापेस्ट एंड उसके बाद विज एयर से मैं जाऊंगा आइसलैंड रेयकजाविक जो उसकी कैपिटल है। तो ये भी 3 फ्लाइट लेके मैं पहुंच रहा हूँ। और भाई जो यहाँ से दुबई की जो फेयर मैंने पे किया अराउंड 20,000 रुपये, अराउंड 8,000 रुपये के आसपास वो फ्लाइट है जो कि दुबई से मुझे बुडापेस्ट लेके जाएगी एंड बुडापेस्ट से जो अगली फ्लाइट मुझे लेके जाएगी वो भी 8,000 रुपये के आसपास है। तो 34,000 रुपये लगे मुझे, 36,000 रुपये एक्चुअली मुझे पहुँचने में, पूरी दूरी तय करने में इंडिया से लेके आइसलैंड। तो भाई मैं अपने बोर्डिंग गेट पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे सारे लोग बोर्ड कर रहे हैं, ये देखो। अभी मैं चेक इन कर रहा था भाई। मेरा बैग तकरीबन 11 किलो का है तो उन्होंने मुझे हैंड बैग में जाने नहीं दिया। पता नहीं मेरे को हैंड बैग का सही लगता है यार कि सब कुछ सामान अपने पास लेके जाओ और जो वेट मत करो जब आपका बैग आए आपके बेल्ट पे। तो फिर भी कोई नहीं, फ्री था, चेक इन बैग फ्री था। मोस्ट ऑफ द इंडियन एयरलाइन आपको फ्री चेक इन बैग देती है। स्पाइस जेट, इंडिगो या कोई भी एयरलाइन हो आपको फ्री चेक इन बैग देती है। वो अच्छी बात है इंडिया में ना यार। इंडिया के बाहर यूरोप वगैरह में चेक इन बैग के पैसे खरीदने पड़ते हैं। अमेरिकन एयरलाइन भाई, एयर फ्रांस, कोई भी एयरलाइन आप अच्छी एयरलाइन उठा के भी देख लोगे ना, वो भी पैसे चार्ज करते हैं। यहाँ इंडिया में चार्ज नहीं करते, एक अच्छी बात है यहाँ पे। तो भाई फ्लाइट बोर्ड करने के लिए तैयार हो यार। ये बोर्डिंग गेट पे भी बहुत सारे सवाल वगैरह पूछ रहे थे और उन्होंने कहा कि दुबई वीज़ा। तो मैंने कहा विजन अराइवल है। तो कंफ्यूज हो गया कि विजन अराइवल कहाँ से हो गया। फिर मैंने कहा यूएस वीज़ा पे आप चेक कर लो। फिर समझ में आया कि यूएस वीज़ा पे विजन अराइवल है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे दुबई के बाद कहाँ जा रहा है। मैंने कहा दुबई के बाद मैं जाऊँगा बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट की फ्लाइट मेरे पास थी पड़ी हुई तो मैंने दिखा दी। बोलते बुडापेस्ट के बाद कहाँ जाओगे। मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाऊँगा। मतलब हालांकि मेरे पास फ्लाइट तो अभी आइसलैंड की मैंने करवा नहीं रखी है तो इसलिए मैंने नहीं बताया आइसलैंड उनको। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो बोल रहे हैं ऐसा तो कुछ होगा, कुछ तो प्लान होगा। मैंने कहा कोई प्लान नहीं है यार, 5 सालों से लगातार कोई बिना प्लान के दुनिया घूम रहा हूँ। जहाँ मन कर जाता है उठ के चले जाता हूँ, तो मेरा कोई प्लान है नहीं। तो फिर उन्होंने, एक सब्सक्राइबर थे मेरे वहीं पे, तो फिर उन्होंने उनको बोला कि मैं जानता हूँ, तो उन्होंने जाने दिया। वरना मतलब बहुत सारे सवाल होते और फिर मुझे डिफिकल्टी तो नहीं होती यार, चले ही जाता हूँ। पता नहीं इंडिया में कुछ ज्यादा ही सवाल क्यों करते हैं यार। इंडिया के बाहर ना भाई रिटर्न फ्लाइट टिकट बहुत ही कम मांगते हैं पहली बात तो, और मांग भी लिया ना तो फिर उतने सवाल नहीं करते। एनीवे चलो मैं जा रहा हूँ बोर्ड करने के लिए यहाँ से। तो भाई फ्लाइट पुरानी बढ़ चुकी है और मैं अब बैठा हुआ हूँ आराम से। बट यार मुझे लगी अच्छी होगी यार, बट ये जो हाल ख़राब है एयर इंडिया का भाई, बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, टूटा पड़ा है भाई, यहाँ पे टूटा पड़ा है, देखो पूरा। ये एक तरफ से निकल जा रहा है, एक तरफ से टूट पड़ा हुआ है। टूटा पड़ा हुआ है, सही से जाने जाता भी नहीं है, पता नहीं कैसे जाएगा ये। दूसरी प्रॉब्लम भाई कि यहाँ पर देखो कोई भी जो मूवीज़ वगैरह कुछ है यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा भाई। एक मैप देख सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं, ना गेम है और ना मूवीज़ है ना म्यूज़िक है, कुछ है ही नहीं। सो बेसिकली जो यहाँ पर है अभी जो सिर्फ वो है मैप देख सकते हो आप कहाँ फ्लाई उड़ रही है। तो यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या सर्विसेज है एयर इंडिया की। तीसरी प्रॉब्लम भाई कि जो यहाँ पे चार्जर है या जो चार्ज करने के लिए यहाँ पे होता है वो भी काम नहीं कर रहा। तो पता नहीं कुछ काम भी नहीं कर रहा, बट ठीक है खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। स्पाइस जेट्स वगैरह से तो बेटर है एयर इंडिया। बट यार इतना जो हाल ख़राब है एयर इंडिया का, मुझे लगा था नहीं भाई सबके आने के बाद थोड़ा एयर इंडिया की हालत में सुधार होगा, बट भाई कोई सुधार नहीं है एयर इंडिया में। मुझे लगता है खाना काफ़ी सही लगता है मुझे एयर इंडिया का भाई। मतलब मैं जितने बार फ्लाई कर रहा हूँ एयर इंडिया, खाना मुझे सही लगता है। खाने को जनरली मैं 7-8 रेटिंग दे रहा हूँ, बट इस फ्लाइट एक्सपीरियंस को भाई मैं दे रहा हूँ 2 या 3 रेटिंग, क्योंकि कुछ काम ही नहीं कर रहा है। इसमें किस चीज़ के लिए दिया है भाई बताओ। चार्जिंग पोर्ट की वजह से दिया है। अगर चार्ज ही नहीं कर पा रहा, मैं अपना लैपटॉप निकाल कर रखी मैं चार्ज करूँगा बट मैं चार्ज ही नहीं कर पाया। पता नहीं क्या सा रीज़न है। ये टूटा फूटा है भाई, मुझे डर लग रहा है मेरा खाना गिर जाएगा तो मैं बीच में आके खाता हूँ। तो मतलब एक्सपीरियंस सही नहीं लग रहा है मुझे इंडिया का अभी तक ना। वेल गाइज वेलकम टू यूएई। मैं यूएई में आ चुका हूँ। अगर बात करें भाई तो जो मेरा एक्सपीरियंस था एयर इंडिया के साथ यार कुछ ज़्यादा ही ख़राब सा था यार। मतलब जो सबसे जो बेस्ट बात लगी मुझे एयर इंडिया की वो फूड थी। मैं उसको अच्छा रेट करूँगा 8.5 आउट ऑफ 10। बट जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा भाई एयर इंडिया के साथ, मतलब या तो फ्लाइट क्रू की बात करें या तो फिर सीट्स की बात करें या तो फिर अदर चीज़ों की बात करें, वो बेकार थी भाई। बहुत ठंडी लग रही थी प्लेन में। मैंने ब्लैंकेट मांगा तो ब्लैंकेट नहीं था। मैंने तो पहले वो जो बटन दबाया कि कोई आए, आधे घंटे तक कोई आया नहीं। फिर मुझे मांगना पड़ा जब वो क्रॉस कर रही थी तो वो लाइट जल रहा था, वो किसी काम का नहीं, मतलब कोई देख नहीं रहा था उस लाइट को। जब मैंने लास्ट टाइम जो फ्लाई किया था उससे मुझे बुरा ही एक्सपीरियंस लगा अभी ना। बट एनीवे जो है फिलहाल मैं दुबई में इंटर कर चुका हूँ। मैंने लिया विजन अराइवल दुबई में। इसके लिए भाई मैंने पे किए 140 दिरहम जो कि बनते हैं 3,000 रुपये। बेसिकली कल मेरी फ्लाइट है
बुडापेस्ट के लिए, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना मैं अभी चले जाता, मैं डायरेक्ट चले जाता ट्रांसफर में बेसिकली इस बैग को लेने के लिए, क्योंकि मैंने बैग को चेक इन कर रखा था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इस बैग को मुझे ट्रांसफ़र करवाने में मुझे लग जाते हैं भाई 300 दिरहम, मतलब 7-8 हज़ार रुपये। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एग्जिट करके खुद से अपना बैग उठा लेता हूँ और कल जाऊँगा। फिलहाल जा रहा हूँ मैं अनुसर के घर, वहाँ पर जाकर रात को सोऊंगा आराम से, कल मैं आऊँगा यहाँ पर और अपनी फ़्लाइट लूँगा बुडापेस्ट के लिए। फिलहाल कुछ ऐसा भाई साहब माहौल है, टर्मिनल 3 है ये, एंड ये भाई साहब भी हैं दो पता नहीं कहाँ से हैं, वो मेरे को पीछे से देख रहे थे। फिलहाल जा रहा हूँ भाई अनुसा के घर, एंड आपसे मिलता हूँ कल इसी एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से चलेंगे बुडापेस्ट की जर्नी दिखाऊंगा आपको। बट एयर इंडिया का एक्सपीरियंस काइंड ख़राब सा भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया यार। मतलब आप नेशनल कैरियर हो और इस तरह की सर्विसेज दे रहे हो, थोड़ा सा बुरा लगता है यार, थोड़ा सा दिल से बुरा लगता है। तो भाई साहब मेरे इंडिया से यूरोप ट्रिप का ये दूसरा दिन, कल मैं आ चुका था दुबई, अनुसा के घर गए थे, 500 भाई वहाँ पे मिले, आराम से सोया काफ़ी लेट तक, नहाया वगैरह, एंड मैं जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट पे। वेल मोस्ट प्रोबेबली भाई फ्लाइट मेरी 5:35 की थी, वो डिलेड हो गई, एंड देन डिलेड होने के बाद अब दूसरे टाइम पे है, मेरा B1 है भाई। काफ़ी टाइम लग गया मुझे लगता है जाने में। ये भाई दुबई का टर्मिनल 3 फ्लाई दुबई भाई अपलोड करती है टर्मिनल 2 से मोस्ट ऑफ द टाइम, बट सम टाइम जो भी यूरोपियन सेक्टर की फ्लाइट है, जैसे कि इटली हो गई या तो फिर बहुत सारे यूरोपियन सेक्टर फ्लाई करती है, बुकारेस्ट वगैरह, मैंने फ्लाई किया फ्लाई दुबई से, वो टर्मिनल 3 से ऑपरेट करती है। तो मैं दौड़ के जा रहा हूँ टर्मिनल 3 की तरफ। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 3 अभी, मैं यहाँ पे आया था इस एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे, और मैं जा रहा था बोर्ड करने के लिए। जब मैं बोर्ड करने के लिए गया कल शाम के 6 बजे एक्चुअली, तो भाई मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी निकल चुकी थी। तो बेसिकली क्या थी कि फ़्लाइट डिलेट थी, मेरे को शो कर रहा था डिलेट फ़्लाइट। तो भाई मैं देख रहा था स्क्रीन पे कि फ़्लाइट डिलेट है, तो जब तक मैं पहुंचा भाई तो फ़्लाइट पुराने टाइम पे निकल चुकी थी। तो डिलेट का मुझे मैसेज भी आया था और डिलेट का सब कुछ आया था, लेकिन फ़्लाइट टाइम पे निकल गई। तो बड़ा एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन था कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो वेल कोई नहीं, तो फिर मैंने इस फ्लाइट को चेंज करके अगली फ्लाइट में ले लिया है। अब मैं नहीं जा रहा हूँ बुडापेस्ट, मैं जा रहा हूँ नेपल्स, इटली जा रहा हूँ भाई। इटली के बाद मैं जाऊँगा टमाटोमा फेस्टिवल, जो टमाटर फेस्टिवल नहीं होता, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने के लिए थोड़ा 3-4-5 घंटों के लिए। मेरे पास जो प्रायोरिटी पास है भाई, उसको यूज़ करते हुए मैंने एक यहाँ पे स्लीपिंग बेड लिया है, काइंड ऑफ डॉर्मेट्री है, बेसिकली सोने की प्लेस है जहाँ पे मैं 4-5 घंटे सो जाऊँगा यार। अभी सब कुछ फिगर आउट कर रहा था, अगली फ्लाइट वगैरह बुक कर रहा था, जो कि आपको जाऊँगा तो बताऊँगा। सो बेसिकली ये ट्रिप में कर रहा था इंडिया से आइसलैंड, ये ट्रिप हो गया भाई इंडिया से इटली का। बट होता है इस तरह चेंजेस मैं करते रहता हूँ, ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, 2000 रुपये में काम चल गया। ये फ्लाइट और सेक्टर भी चेंज हो गया, अब सेक्टर हो गया। पहले ही मैं जा रहा था बुडापेस्ट, अब मैं जा रहा हूँ इटली। उसके बाद मैं इटली के बाद मैं जाऊँगा स्पेन के एक आइलैंड में, मयोरका नाम का आइलैंड है। मयोरका आइलैंड पे 3-4 दिन रहूँगा, एंड उसके बाद कहीं निकलूँगा। यार मैं कहाँ चल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, बस मैं चले जा रहा हूँ ना, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो भाई मैं अपने प्रायोरिटी पास का यूज़ करके मैं सो रहा हूँ स्लीप एंड फ्लाई में। ये दुबई एयरपोर्ट के अंदर है, मतलब जो एरिया है ना एयरपोर्ट के अंदर ही है, तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। मैं बाहर निकला भी नहीं यार, वीज़ा के पैसे देने पड़ जाते अगर बाहर निकलता ना मैं, क्योंकि मेरी फ़्लाइट तो मिस हो चुकी थी। कुछ कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, बट मैं डायरेक्टली आता हूँ सोने के लिए। वेल भाई मेरे रूम में कोई है ही नहीं, मैं अकेले सो रहा हूँ फ़िलहाल। ये भाई मेरा रूम है, लाइट उन्होंने पता नहीं ऑटोमेटिकली बंद कर रखा है, तो मैं लाइट जला नहीं सकता। कुछ ऐसा है हिसाब किताब भाई साहब। और मेरा जो है ये वाला, मैं कुछ लैपटॉप पे काम वगैरह भी कर रहा था। अगर सच कहें ना तो काफ़ी शानदार स्पेस है, और ये एकदम यहाँ तक आ जाता है, तो आप एक्चुअली आप अंदर हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई देख भी नहीं पाएगा। सही दिख रहा है, कैप्सूल टाइप का है। चलो भाई मैं सोता हूँ 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितना भी टाइम मिले सोता हूँ। मुझे 6:30 बजे लोग उठा देंगे, 7:40 की कल मेरी फ्लाइट है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को मैं दुबई एयरपोर्ट पे ही सो गया था, आपने जहाँ देखा काफ़ी ठीक ठाक सा बैठ था भाई मेरा। 4 घंटे सोया मैं, हालांकि 8 घंटे के लिए मैंने ले रखा था, बट थोड़ा काम वगैरह और फिगर आउट कर रहा था कि जाना कहाँ है, कैसे जाना है वगैरह वगैरह। बट फिलहाल अब मैं आ गया हूँ, अपने गेट को वोट कर रहा हूँ भाई। आज फ्लाइट मिस नहीं हुई मेरी, जा रहा हूँ नेपल्स, एंड नेपल्स से मेरी जो अगली फ्लाइट है मयोरका आइलैंड की है। नहीं यार बस से जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, बस लेके जाना पड़ रहा है अभी हमें, और ये लास्ट कुछ पैसेंजर बचे हुए हैं। तो भाई आज वापस से फ्लाई कर रहा हूँ, फ्लाई दुबई। सारे लोग बोर्ड कर रहे हैं यार, सबको जाने देते हैं, बहुत गर्मी है बाहर। हालांकि भाई मुझे काफ़ी ज़ोरों से नींद आ रही है, फ्लाई दुबई मैंने काफ़ी बार फ्लाई किया है, आपने देखा ही होगा। तो मैं जाके सो जाऊँगा ना, आराम से सो जाऊँगा। तकरीबन 6 घंटे की फ्लाइट है, 5.5 घंटे सोने का प्लान है। तो गाइस वेलकम टू इटली। मैं पहुँच चुका हूँ नेपल्स, और फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ से ट्रेन स्टेशन, क्योंकि मुझे जाना है रोम अभी, कि रोम से मेरी एक फ़्लाइट बुक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई साहब नज़ारा यहाँ पर। छोटा सा एयरपोर्ट था भाई, काफ़ी टाइम लग गया इमिग्रेशन में। फ़्लाइट भी 20-25 मिनट डिलेड थी, तो मेरा 12:30 बजे का टाइम था, 12:30 बजे पहुंचा, और एयरपोर्ट से बाहर निकलते कस्टम्स इमिग्रेशन करते 2 बज गए दोपहर के भाई। तो जा रहा हूँ यहाँ से भाई
ये है अली बाबा बस, मतलब अली बस, जो कि मुझे छोड़ेगी सेंटर पे। तो भाई इमिग्रेशन यहाँ पे काफी इजी था, यू नो एज ऑलवेज। बस मैं गया वहाँ पर, ठप्पा मारा, कोई सवाल मुझसे नहीं पूछा। यूरोप में इमिग्रेशन जनरली काफी इजी होता है, खासकर अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो। एनीवेज बस को मुझे लेना है भाई, ये बस लेके आया मैं अली बस, और इसके लिए भाई दिए मैंने 450 रुपया सिर्फ 5 मिनट के राइड के लिए यार। बहुत महंगी थी यार ये, बट चलो ये रहा ट्रेन स्टेशन जहाँ से मैं जाऊँगा अभी। तो यही कहीं पर है, कौन से प्लेटफॉर्म मुझे देखना पड़ेगा अंदर जाके ना। चलो चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ की ये ट्रेन है, ये भाई एकदम सेम टू सेम मुझे मोरक्को टाइप की लग रही है, बट मैं ले रहा हूँ लोकल ट्रेन ले रहा हूँ मैं। ये ट्रेन भाई 55 यूरो की थी, ये ट्रेन थी 10 यूरो की। मैंने कहा 10 यूरो वाली ट्रेन लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो भाई 900 रुपये में ये ट्रेन मुझे छोड़ रही है रोम नेपाल से। ठीक है, ये पुराना वाला भाई इंडियन टाइप जो इंजन नहीं होता वो वाला दिख रहा है मुझे, और वो जो थी वो थी बुलेट ट्रेन। ये लेगी भाई 2 घंटे 20 मिनट, वो लेती है 1 घंटे 15 मिनट। मैंने कहा सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस, ठीक है। तो भाई इस तरह मैं आपके ट्रेन पे बैठ गया था एकदम कंफर्टेबली, और सो भी गया 1-2 घंटे ना। अब मैं पहुंच चुका हूँ रोम, मतलब नेपाल से निकला मैं, अब मैं अभी पहुंच चुका हूँ रोम टर्मिनी। घुस चुका हूँ भाई, इस तरह मैं बैठा हुआ था, सब इसी तरह सोए हुए थे। मैंने देखा वो आंटी भी इसी तरह सोई हुई थी। मैंने कहा चलो मैं भी जाता हूँ टर्मिनी, रोमा टर्मिनी। हाँ तो ये था भाई इटली, हमारा इटली का सफ़र। पहुँच चुका हूँ, मेरा फ़ोन भी फुल चार्ज हो गया जब तक मैं सोया हुआ था। थक भी गया हूँ काफ़ी यार, और लंबी जर्नी हो गई और थोड़ा जेट लैग भी फील होने लगा अब। तो भाई ये थी मेरी ट्रेन, कुछ ऐसी दिखती थी भाई। यहाँ पे मैं बैठा हुआ था सेकंड क्लास में, और खतरनाक मुझे नींद आ गई, मतलब सो गया मैं। ये भाई ओल्ड स्टाइल ट्रेन है, डबल डेकर ट्रेन थी, ऊपर भी थी नीचे भी थी, और इंजन लाइक इंडिया टाइप का इंजन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह होते हैं। हालांकि जो वंदे भारत का जो इंजन है भाई, वो यहाँ की बुलेट ट्रेन का इंजन जैसा होता है। वो वंदे भारत न्यू स्टाइल ट्रेन हो गई, और ये हो गई भाई ओल्ड स्टाइल ट्रेन, और इनकी एक बुलेट ट्रेन। चलो अभी चलते हैं बुलेट ट्रेन लेने के लिए। यहाँ से मुझे जाना है अभी रोम एयरपोर्ट FCO, और वहाँ से मुझे जाना है स्पेन। तो अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से अगला प्लेटफॉर्म पे भाई। तो भाई ये थी ट्रेन, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, खाली पड़ी हुई थी भाई, कुछ ऐसी दिख रही है। कल काफ़ी कंफर्टेबल सीट थी, और सिर्फ फर्स्ट क्लास ही था भाई। और भाई इसके लिए मैंने पे किया अराउंड 1200 रुपये भाई, सिर्फ एयरपोर्ट आने के लिए। वेल इंडिया में भी आप एयरपोर्ट दूर है, हालांकि इंडिया में 50 रुपये में आया था मेट्रो से आप, बट यहाँ पे 1200 रुपये लग रहे थे। कोई बात नहीं, ये थी भाई 1 स्टॉप था, मतलब अगर वहाँ से निकला रोम से और डायरेक्टली यहीं आके रुका तो 1 स्टॉप, और बीच में कहीं रुका वगैरह अभी नहीं। अब मैं जा रहा हूँ भाई फ़्लाइट लेने के लिए अपनी, स्पेन की IHG एयरलाइन से नहीं फ्लाई कर रहा हूँ मैं, फ्लाइट कर रहा हूँ व्यूएलिंग एयरलाइन से भाई। तो भाई मैंने चेक इन वगैरह कर दिया, और मैं जा रहा हूँ अभी सिक्योरिटी में। यार यूरोप में एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जिस तरह फ्री चेक इन नहीं मिल जाता, यहाँ पे नहीं मिलता भाई। और इनफैक्ट यार 2 ऑप्शन दे रहे थे उन्होंने मुझे कि मैं अपने साथ ले जाऊँ, उसके लगेंगे 45 यूरो, और चेक इन कर दूँ लगेंगे 40 यूरो। मैंने कहा भाई चेक इन नहीं कर देता हूँ, फिर मैं अपना बैग दे दिया चेक इन काउंटर पर, और मैं जा रहा हूँ फिलहाल अभी सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी है काफ़ी खाली सा पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई इमिग्रेशन नहीं होने वाला, क्योंकि मैं देश भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ इटली से स्पेन। फिर भी यहाँ पर कोई इमिग्रेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सेंगन का पार्ट है। तो सेंगन इज़ लाइक बेसिकली मैं बिहार से दिल्ली जा रहा हूँ, तो सारे सेम प्रोसेस होता है यहाँ पर। और बस जा रहा हूँ यहाँ से अभी अपना बैग डालता हूँ, जो मेरे पास ये बैग है सिक्योरिटी कराता हूँ, और फिर फ्लाइट पकड़ के मैं निकलता हूँ मायोरका। भाई काफ़ी सही आइलैंड है, मैं किधर वहाँ नहीं रहूँगा, मेरे साथ बिहार से एक लोग हैं, मतलब बिहार से एक ही बंदे हैं। तो भाई काफ़ी ईजी सिक्योरिटी थी यार, इतनी ईजी सिक्योरिटी तो मैंने बहुत ही कम क्रॉस करता हूँ। इस तरह की इंडिया वगैरह में क्या होता है कि आपके बैग से सारे सामान जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ निकालना पड़ता है। यहाँ पर भाई मुझे लैपटॉप तक नहीं निकालना पड़ा, सब फेंक दिया मैंने। ये वाला बैग फेंका, पैकेट का फ़ोन निकाल के फेंका, सब कुछ फेंक दिया, और ईजी। और भाई यहाँ पे एक बात और कि जब मैं अभी क्रॉस कर रहा था तो इंडिया में क्या होता है कि लड़कों के लिए चेक करने लड़कों होते हैं, और लड़कियों को चेक करने के लिए लड़कियाँ होती हैं। बट यहाँ पे वो सीन नहीं है, मतलब एक लड़की थी तो उसने मेरे को पेट डाउन किया। मैंने कहा लगा यहाँ पे सही है, इंडिया बेटर इस मामले में ना, कि लड़कियों को लड़कियाँ चेक कर, लड़कों को लड़का चेक कर रहे हैं, बट लड़कों के लिए तो मज़ा ही है। वेल भाई मैं फ्लाई कर रहा हूँ मायोरका, और मेरी फ्लाइट भाई डिलेड है। पता नहीं मेरी किस्मत में कुछ हो रखा है कि भाई मेरी सारी फ्लाइट डिलेड, या तो फिर कैंसिल्ड, या तो फिर छूट रही मेरी से सारी फ्लाइट ना। तो फिलहाल भाई मेरी फ्लाइट जो 3 घंटे के लिए डिलेड थी। इस तरफ कुछ रास्ता है भाई ऐसा, ठीक ठाक एयरपोर्ट है भाई ये FCO। पहले बार यहाँ से मैं जा रहा हूँ, काफ़ी सही मुझे एयरपोर्ट लग रहा है ना। कुछ यहाँ पे स्टैचू वगैरह बन रखी है, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि कौन सी स्टैचू नहीं है। चलो चलता हूँ भाई। इस 75 मेरा बोर्डिंग गेट है भाई, मेरे सामने मेरी फ्लाइट बोर्ड हो रही है। ये भाई पाल्मा दे मायोरका एक्चुअली भाई, डबल L जो है ना स्पेनिश में वाई प्रोनाउंस करते हैं। लंबी लाइन है, खत्म हो जाने देते हैं, फिर मैं जाऊँगा यहाँ से। भाई फ्लाइट बहुत डिलेड थी यार, 7:25 का टाइम था, और भाई अराउंड 10 बजे के आसपास निकल रही है फ्लाइट ना। ठीक है कोई नहीं, फ्लाइट मिल गई, वही बड़ी बात है यार। तो भाई फाइनली फ्लाइट बोर्ड कर लिया मैं, बस में जा रहा हूँ फिलहाल। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा यार, बेसिकली इस टाइम तक मुझे पहुँच जाना चाहिए था, बट अब तक पहुँच नहीं पाया हूँ मैं। बट कोई नहीं, बड़े बड़े दोस्तों में छोटी छोटी बात होती रहती है। तो भाई ये फ्लाइट में बोर्ड कर रहा हूँ व्यूएलिंग एयरलाइन। यार दिमाग ख़राब कर दिया इस एयरलाइन है ना, बट मैं काफ़ी बार फ्लाई कर चुका हूँ इस एयरलाइन से। ठीक ठाक एयरलाइन है यार, मे बी मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस है इस एयरलाइन का राइट नाउ, बट मोस्ट ऑफ टाइम काफ़ी सही एयरलाइन है ये।
ये बेसिकली स्पेन की एयरलाइन है और मैं स्पेन जा रहा हूँ।